बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का दौरा चीन ख़त्म हो गया और वो वापस पाकिस्तान पहुँच गए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा था पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से, और जो नई एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है इस पूरे खित्ते की, और जो नए मुआहदे हो रहे हैं, दुनिया जिस तरफ अंगड़ाई ले रही है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पाकिस्तान इसमें कोई बहुत बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है, ना ही हम कोई बहुत बड़ा मुल्क है, ना हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है, लेकिन शायद दुनिया के लिए इसकी अहमियत पाकिस्तान के वहाँ होने की इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा थी। अगर इस दौरे की तकलीफ़ हुई है तो सिर्फ दो जगह पे हुई लोगों को। एक इंडिया में हुई, क्योंकि इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान को और चाइना को ज़्यादा करीब नहीं आने देना, इनके दरमियान रखना, डाल कर रखना है। वो चाइना के मफादात को पाकिस्तान में ठेस पहुंचाते हैं ताकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों, और इसी तरह पाकिस्तान को चीन से दूर रखने के लिए दीगर इक़दामात भी करते रहते हैं। या तो तकलीफ़ भारत में थी, या पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग जिनको इमरान खान साहब से तकलीफ़ है, या वो बेचारे शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थे। एक एक फ़ोटो के ऊपर कमेंट, एक एक चीज़ के ऊपर कमेंट, यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं हुई, तो उनकी हालत पे रहम आ रहा था। और अच्छे खासे परवेज़ रशीद साहब तजर्बाकार और पुराने सियासतदान हैं, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जब मैंने देखा तो मुझे तरस आ रहा था कि ऐसा लगा जैसे सठिया गए हैं। बहुत परेशान लगे मुझे बहुत सारे लोग, और अपने लेवल से नीचे जाकर वो यहाँ पे काम कर रहे थे। बहरहाल इस दौरे के अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थीं और कुछ चीज़ों के ऊपर तनकीद की भी जा सकती है, लेकिन इसके नताइज बताएंगे आने वाले वक्त में कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। देखिए, चाइना ने इस सारे इवेंट को, जो विंटर ओलंपिक्स का उनके पास हो रहा है, इसको अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक प्रोजेक्शन के तौर पे, या उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने उसके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और यही वो चाइना का मंसूबा है जो चाइना को सुपर पावर बनाएगा। यही मंसूबा है जो चाइना को दुनिया में आगे लेकर जाएगा। अब इसके अंदर जो अहम तरीन, अगर आप देखें, जो ममालिक शामिल हुए हैं जिनकी चीन को ज़रूरत है इस बेल्ट एंड रोड के सारे इनिशिएटिव के अंदर, तो उसमें रशिया का शामिल होना, पाकिस्तान का, सेंट्रल एशिया के 5 बड़े अहम मुल्क हैं, तुर्किस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। इन मुल्कों का शामिल होना बड़ा अहम था चाइना के लिए। ईरान, तुर्की, इन्होंने बाइकआउट नहीं किया। फिर अरब ममालिक में से, यानी सेंट्रल एशिया यहाँ से, और फिर उसके बाद जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, और फिर जब अरब ममालिक की तरफ आप जाते हैं तो कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का, इसमें शामिल होना एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा बायर है। सऊदी अरब उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, तो उनको आना पड़ा। कतर उनकी गैस का, उनकी एनर्जी का बहुत बड़ा बायर है। चाइना, वो भी आए। इसी तरह यूएई में चाइना का बिज़नेस मॉडल जो है वो सबसे कामयाब तरीन बिज़नेस मॉडल में से एक है, तो वो भी है। तो इस तरह मिडल ईस्ट में भी, और साथ ही साथ कुछ लैटिन अमेरिकन ममालिक हैं वो, और कुछ यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने बाइकआउट नहीं किया चाइना का। लेकिन वो आए भी नहीं, वो इसलिए कि कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं जाना चाहते, और अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको हम वहाँ पे नहीं भेज रहे, या जो सफारती नुमाइंदगी है वो हम नहीं कर रहे। लेकिन आप ये देखें कि चाइना ने किया क्या है। मिडल ईस्ट को इकट्ठा किया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इनको इकट्ठा किया, और अपना ये जितना भी उनका प्रोग्राम था ये जुड़ता उनके सी पैक के साथ या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। ये एक ऐसा ही वक्त है जैसा वक्त यूरोप पे आया था, उस वक्त जब यूरोपियंस इकट्ठे हो रहे थे और यूरोपियंस अपने मंसूबे बना रहे थे कि मिलजुल कर इकॉनमी के लिए काम करें, मईशत को बेहतर करें और यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए रास्ते खोलें। ये अब वैसा ही वक्त एक इस खित्ते पे आया है। सबको इसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान भी अपना हिस्सा लेने गया था। पाकिस्तान ने क्या लिया उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आप को बाहर रखा है इस खित्ते में थे, और वो मुल्क है भारत। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि या तो वो फैसला नहीं कर पा रहे, या भारत इस वक्त फैसला करना नहीं चाहता। एक तरफ यही भारत चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद चाह रहा है, लेकिन आप गौर करें कि जब अमेरिका को भारत की अभी मदद चाहिए थी अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ, कि यूक्रेन के मामले में रूस को दबाया जाए, तो भारत ने अमेरिका के हक में वोट नहीं किया। भारत ने अपने आप को इसमें से बाहर निकाला। तो अमेरिका को भारत ने
वैसे तो पीठ दिखाई है। अमेरिका को भारत ने एक दफ़ा तकरीबन ये धोखा दिया है। भारत रूस के साथ बिगाड़ भी नहीं सकता। वजह यह है कि S-400 जो भारत का आज तक का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जदीद हथियार है, एयर डिफेंस सिस्टम S-400, वो भारत अभी ले रहा है रशिया से। तो रशिया के साथ वो बिगाड़ नहीं सकते। चाइना के साथ उन्होंने बिगाड़ी है। भारत ये चाहता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका उनकी मदद करे, लेकिन रूस के खिलाफ भारत को अमेरिका की मदद ना करनी पड़े। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलता। मेरे ख्याल में भारत को फैसला कर लेना चाहिए। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर के फ़वाइद हासिल किए हैं मुबैना तौर पे। जो हुकूमत अभी कह रही है इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। और CPEC में पहले सड़कें बन रही थी, तवानाई के मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें बन रही थी। और अब CPEC में सनती जोन्स का क़याम जो है वो हो रहा है। 4 सनती जोन हैं जो बनाए जा रहे हैं और इनमें खैबर पख्तूनख्वा में रशकई में एक बन रहा है, पंजाब में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी ये फैसलाबाद में बन रही है, बलूचिस्तान में जो है वो बोस्टन स्पेशल इकनॉमिक जोन ये पशीन में बन रहा है, जबकि सिंध में धाबेजी जो ठट्टा के मुकाम के ऊपर एक बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की है। कश्मीर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की हमायत का यकीन दिलाया है, जबकि पाकिस्तान ने ताइवान और हांगकांग के मामले के ऊपर चीन के मौक़िफ़ की तायीद की है और हमायत का यकीन दिलाया है। दीगर जो चीज़ें हैं, जो तफसीलात हैं, वो आने वाले वीलॉग में मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ट्रैवल कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो फिर खुलकर इसके बारे में सारा कुछ हुकूमत की तरफ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि जनाब आपने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से मंसूबे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वज़ीर-ए-आज़म से क्या बात हुई, सदर से क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीलॉग में हम आपको बताएंगे। लेकिन मैंने भी आपको 4 इकनॉमिक जोन्स के बारे में बताया। इनमें 3 के ऊपर तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन सिंध का जो 1500 एकड़ का ठट्ठा वाला इकनॉमिक जोन है जिसको तैयार होना है, उस पर काम नहीं हो रहा। देखिए कितनी बदकिस्मती है। बाकी तीनों इकनॉमिक जोन्स के ऊपर काम हो रहा है। इमरान खान साहब ने तीनों की तफसीलात ली हैं। ठट्ठा में जो सिंध में बन रहा है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, बल्कि ज़मीन की परचेजिंग जो है वो ताख़ीर का शिकार है। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पे सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। वो करते क्या है, वो सबसे पहले जहाँ पे कोई चीज़ बननी होती है वो ज़मीनें उनके वडेरे, उनके सियासतदानों के रिश्तेदार, ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार, वो सारी ज़मीनें पहले ख़रीदते हैं। वो ज़मीनें ख़रीद के पहले अपने नाम करते हैं और फिर ख़ुद ज़मीनें सरकार को बेचते हैं, हुकूमत को बेचते हैं, ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। मिसाल के तौर पे जिस गरीब आदमी की ज़मीन है उससे ले ली 10,000 रुपये कनाल, और जब सरकार को बेची तो बेच दी 2 लाख रुपये कनाल। तो इस तरीके से ये लोग अपने पैसे को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करते हैं। जब भी कोई ऐसा सरकारी मंसूबा आता है तो पैसा तो CPEC का लगना है, ज़मीनें तो CPEC के पैसे से ख़रीदनी है, तो ये पैसा डायरेक्ट आम आदमी से सस्ती ज़मीन ख़रीद के क्यों ज़ाया किया जाए। करना ये चाहिए कि आम आदमी से ज़मीन खुद ख़रीदें। और वो भी कैसे ख़रीदते हैं, सिर्फ बयाना करके उससे लिखवा लेते हैं और उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं, 10%, 5%, और फिर सरकार को बेचते हैं बहुत महंगे दामों, और इससे ये लोग मुनाफा कमाते हैं। तो इसलिए सिंध वाला जो है ना इकनॉमिक जोन, वो ताख़ीर का शिकार है। अब आए एक और बड़ी खबर है जो मैंने आपको पहुंचानी थी, और ये इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा धोखा है जो उनके साथ हो रहा है, और इसको आप दूर करें। ये पाकिस्तान के फ़ायदे की बात है, मैं सिर्फ एक सूबे की बात नहीं कर रहा। 1873 में, आज से लगभग 150 साल पहले, अंग्रेज़ के दौर में एक मंसूबा ऐसा था जिसको बनाने के लिए उन्होंने आदाद शुमार इकट्ठे किए और उन्होंने कहा अगर ये मंसूबा बन जाए तो ये खित्ता बहुत तरक्की करेगा। ये अंग्रेज़ के दौर की 150 साल पहले की बात आपको मैं बता रहा हूँ। और वो जो मंसूबा था, अंग्रेज़ के दौर में एक स्टडी हुई थी कि एक ग्रेटर थल कैनाल बनाई जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट कि एक बहुत बड़ी नहर बनाई जाए जो 5 ज़िलों को सैराब करेगी, और इसके बहुत फ़ायदा होगा। इससे कम से कम 3 लाख एकड़ जो अराजी है वो सैराब हो जाएगी। वहाँ शानदार फसलें लगेंगी, बागात लगेंगे, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अनाज पैदा कर सकेगा। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। इनमें जो 5 अजला हैं उनमें भक्कर है, लिया है, खुशाब है, जंग है और मुजफ्फरगढ़ है, और 3 लाख एकड़ अराजी है। इसका PC1 पता कब बना, क्योंकि उस दौर में, अंग्रेज़ के दौर में इतने वसाइल नहीं थे, उस वक्त ये काम हो नहीं पाया। इसका PC1 बना 1991 में, यानी जब यहाँ पे ज़ियाउल हक साहब का दौर ख़त्म हो गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग आए, तो फिर 1991 में इसका PC1 तैयार किया गया ताकि ये नहर बनाई जाए।
परवेज मुशर्रफ साहब के दौर तक कुछ भी नहीं हुआ, ना पीपल्स पार्टी ने कुछ किया, ना PMLN ने कुछ किया। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर आ गया और परवेज मुशर्रफ साहब ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था 16/8/2001 को। इस मंसूबे में कुछ बुनियादी चीज़ें तय हो गई थी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, बल्कि 1991 में तय हो गई थी कि इस नहर में सिर्फ, क्योंकि ये पंजाब में बन रही है, तो पंजाब का जो सूबा है वो सिर्फ अपने हिस्से का पानी इस नहर में डालेगा। वैसे ये कानून भी है कि जिस सूबे का पानी होता है वो उसको जिस मर्जी नहर में छोड़ दे, या जिस मर्जी नहर में सूबे अपना पानी डाले, कोई बाहर से पूछ नहीं सकता। ये सूबे का पानी है, सूबा जहां मर्जी इसको इस्तेमाल करे। हर सूबे के जिम्मे अपना अपना पानी है। ये वाटर रिकॉर्ड मौजूद है और वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक सिंध के हिस्से में जो पानी है उसकी भी क्वांटिटी मौजूद है, पंजाब के हिस्से में जो पानी है उसकी भी क्वांटिटी मौजूद है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में जितना जितना पानी आता है उसका भी आदादोशुमार मौजूद है। तो बाकायदा सबके हिस्से डिवाइड हुए हुए हैं, तो अपने हिस्से से इसके अंदर पानी डालेंगे और इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था और कोई भी हिस्सा अपना पानी जहाँ मर्जी इस्तेमाल करे, कोई भी सूबों में पानी की तकसीम के लिए अब इरसा इस मामले को देखता है और तमाम सूबे अपने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने उस दौर में किसी भी तनाज़े से बचने के लिए 4 सूबों को 4 नहरें दी थी कि ये ना हो कि पंजाब को एक बहुत बड़ी नहर दे दी है, 4 सूबों को 4 नहरें दे देते हैं ताकि छोटे सूबों को ये ना लगे कि महरूमी हो रही है। पंजाब की जो नहर थी मैंने आपको बताया ग्रेटर थर कैनाल, यही वाली जो 150 साल का मनसूबा पुराना है। खैबर पख्तूनख्वा को चश्मा राइट बैंक कैनाल वो दी गई, बलूचिस्तान को कच्ची कैनाल वो दी गई, सिंध को रेनी कैनाल दी गई। अब हुआ यह कि परवेज मुशर्रफ साहब ने फैसला किया कि तीनों जो छोटे सूबे हैं उनकी महरूमी दूर करने के लिए पहले उनकी नहरें बनाई जाएं। तो फंड वहां पे लगाए गए, वफाक ने खुद पैसे दिए और जो पैसा वफाक ने दिया उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए ये नहरें बना दी गई और वफाक ने पैसे दिए। यानी ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाली, सिंध वाली और बलूचिस्तान वाली कच्ची कैनाल, ये तीनों नहरें तैयार कर दी और पंजाब ने इनमें से किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर इस बीच में ख़त्म हो गया, दौर आ गया पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब का। तो जरदारी साहब ने ये नहर नहीं बनने दी। PMLN का दौर आया, उन्होंने भी ये नहर नहीं बनने दी। अब इमरान खान साहब का दौर आ गया है और ये जो एक बहुत बड़ी नहर है इनके दौर में ये बन जानी चाहिए उसूलन। 2021 के आखिर में इमरान खान साहब के दौर में एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने इसके लिए सॉफ्ट लोन देने का भी फैसला कर लिया। 13/12/2021 को, यानी गुज़िश्ता साल जो अभी गुजरा है उसके आखिरी महीने की 13 तारीख को 200 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का सॉफ्ट लोन जो है वो अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब वो बार बार पूछ रहे हैं अब इसको बना क्यों नहीं रहे और पाकिस्तान इसको नहीं बना पा रहा। असद उमर साहब इस मामले को देख रहे हैं, शौकत तरीन साहब इस मामले को देख रहे हैं और वज़ीर साहब हैं बोनस सलाई साहब मुस्लिम लीग काफ के, वो इस मामले को देख रहे हैं और इसको जानबूझकर मंसूबे को दोबारा रोकने की कोशिश की जा रही है। मंसूबे को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि लोग इसमें वैसे ही पैसा बनाना चाहते हैं जैसे सिंध बना रहा है धाबेजी में। सिंध इसके ऊपर बार बार एतराज़ करता है, वो ये कहता है कि जनाब हम इसको नहीं बनने देंगे, और जब से इसको बनाने की कोशिश हो रही है सिंध इसको रोकता है। सिंध इसको क्यों रोकता है? वो ये कहते हैं जी हमारा पानी जो है वो कम हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर सिंध से मांगा जाता है रिकॉर्ड कि जो वाटर अवेलेबिलिटी का डाटा है वो आप हमारे साथ शेयर कर लें कि आपको कितना पानी मिल रहा है। सिंध को जितना पानी मिल रहा है वो अदाद शुमार के मुताबिक उनकी मिकदार से ज़्यादा मिल रहा है, यानी जितनी मिकदार उनके साथ तय है उससे ज़्यादा पानी सिंध को मिल रहा है। बात सूरतों में कभी अगर पानी की किल्लत हो जाए तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होती है और पूरे पाकिस्तान के ऊपर वो किल्लत डिवाइड की जाती है। अब सिंध से जब डाटा मांगा जाता है तो डाटा वो दे नहीं रहे, और दूसरी जानिब जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं वो तीनों का ताल्लुक सिंध के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके बहुत करीबी लोग हैं। वो जानबूझकर इस मंसूबे को दोबारा रोक रहे हैं ताकि पंजाब के 5 शहर जो हैं, पंजाब क्यों मैं कहता हूं, पाकिस्तान के 5 शहर हैं, एक्चुअली तो फायदा पाकिस्तान का है। हमें सुबाइयत से आगे निकलकर सोचना होगा। जब सिंध के शहरों को और नहरों को उनके हिस्से का पानी मिल रहा है, जब बाकी सूबों को जब नहरें बन रही थी तो एतराज़ नहीं हुआ, तो इस सूबे के अंदर एक नहर बन रही है, 5 शहर सैराब हो रहे हैं, तो एतराज़ क्यों किया जा रहा है? पानी तो बचाने की चीज़ है, इस्तेमाल करने की चीज़ है, उससे फ़ायदा उठाने की चीज़ है। वो समंदर में जाके गिर जाए इससे बेहतर नहीं है कि बाकायदा नहरें बना के ज़मीनें सैराब की जाएं। अब इसमें जो लोग रुकावट हैं मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। चेयरमैन इरसा इसके अंदर खुद एक रुकावट है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जाहिद जुनेजो उनका नाम है और ये भी सिंध से इनका ताल्लुक है। सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट अब्दुल अजीज़ ओकेली, सिंध से इनका ताल्लुक है, ये भी इसके अंदर एक रुकावट है।
और गजाला चन्नड़ जो डिप्टी चीफ वाटर एंड प्लानिंग कमीशन की है, वो भी इसके अंदर एक रुकावट है। अब ये ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक सिंध के साथ है और ये अहम सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं और जरदारी साहब और सिंध हुकूमत को खुश करने के लिए, इनके मफादात क्योंकि वहाँ पे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मनसूबा कामयाब ना हो। देखें, तीनों सूबों को शानदार किस्म के बड़े मनसूबे नहरों के मिले थे और पंजाब ने कुर्बानी दी थी कि हम आखिर में बना लेंगे, और अब तक ये नहर नहीं बनी। ये बात है 5 बड़े शहरों को सैराब करने की और वहाँ पे 3 लाख नई अराजी को सैराब करके वहाँ पे फसलें लगाने की। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मोने सलाई साहब के बारे में ये शुबा है कि वो पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए इस मंसूबे के अंदर दूसरी साइड पे खड़े हैं, लेकिन असद उमर साहब ने और शौकत तरीन साहब ने अब वापस आने के बाद चाइना से दोबारा इसके ऊपर एक मीटिंग लेनी है। मैं इस मामले के ऊपर नज़र रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये नहर क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ये पाकिस्तान की नहर है, इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान की ज़मीनें सैराब होंगी। सिर्फ सूबाइयत के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, मुनाफा कमाने के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देंगे। ये 150 साल पहले अंग्रेज़ ने कहा था कि इसको बनाया जाए और अब तक इसको नहीं बनाया जा रहा, तो हम किसके वफादार हैं? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।